हम लोगों ने प्रथम भाव के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग द्वितीय भाव के बारे में बात करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उनमें से प्रत्येक भाव जो है हमारे जीवन से संबंधित किस एक महत्वपूर्ण पहलू के बारे में विभिन्न विषयों को बताता है। इसका अ, तरीका यह है कि जब भी हमसे कोई प्रश्न पूछता है या कोई जातक किसी भी एस्ट्रोलॉजर से किसी विषय के बारे में जानना चाहता है तो हम लोग तुरंत उस भाव को पकड़ करके और उससे उसका जो है फलकथन कहना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि किस भाव से कौन सा विषय विचारणी है, या जातक या कोई प्रश्नकर्ता कोई अगर प्रश्न कर रहा है तो वो प्रश्न किस भाव से संबंधित है, इसका जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने दो पुस्तकों को आधार लिया है। एक है बृहद पाराशर होरा शास्त्र और दूसरा है फल दीपिका। तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र ने सेकंड हाउस के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि धन धान्यम कुटुंबाश कुटुंबाश्च मृत्युजाल मित्रकम धातु रत्नादिकम सर्व धन स्थानन निरीक्षयेत। अर्थात सेकंड भाव से क्या विचार करना, या धन धान्य कुटुंब मृत्यु शत्रु धातु रत्न ये सब द्वितीय भाव से देखना चाहिए। फल दीपिका में क्या कहा गया? वित्तम, वित्त माने भी धन होता है, विद्या है ना, स्वान्न पानानि क्या खाते पीते हैं, भुक्तिम है ना भोजन, दक्षाश्याम पत्रिका, वाक कुटुंबकम है ना दाहिना नेत्र चेहरा, पत्रिका माने चिट्ठी, वाक वाक माने स्पीच, और कुटुंब धन विद्या अपनी वस्तु धन पर अधिकार, खाना पीना भोजन दाहिना नेत्र चेहरा पत्रिका वाणी बोलने की शक्ति और कुटुंब, इनका हम लोग विचार करते हैं। अब हम इनको एक एक करके हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग फल दीपिका को ही आधार बना रहे हैं क्योंकि इसमें इन्होंने ज्यादा डिटेल लिया है और जो कुछ बृहद पाराशर होरा शास्त्र में कहा गया है वो सब इसमें इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। तो इसलिए जो फल दीपिका का जो श्लोक है उससे हम सेकेंड हाउस के बारे में समझना हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि पहले भाव से किसी भी जातक ने जन्म ले लिया, उसके शरीर ने जन्म ले लिया है। तो जब कोई भी शरीर जन्म ले लेता है तो उसके पोषण के लिए, उसको जीवित रहने के लिए अन्न की और वस्त्र की जरूरत पड़ती है, और अन्न और वस्त्र के लिए हमें चाहिए धन। तो इसलिए सेकंड हाउस से जो है लग्न के तुरंत बाद जो है धन का विचार किया जाता है। अब हम लोग सबसे पहले ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि भोजन खाना पीना यानी कि किसी प्रकार का जो कुछ भी बॉडी को जीवित रख सके, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द बॉडी, पोषण कर सके शरीर को, वो इसके लिए वस्त्र भी आ जाते हैं। तो वो सब चीजें जो है सेकंड हाउस से विचार की जाती है। तो शरीर के पोषण के लिए भोजन चाहिए, भोजन तमाम प्रकार का हो सकता है, खाना पीना, और भोजन के लिए धन चाहिए। तो भोजन क्यों लिखा गया, धन धान्य कहा गया? अब ऐसा समझिए कि वर्तमान में तो हम लोग धन को कई रूप में रखते हैं, रुपया पैसा है ना, फिक्स डिपॉजिट बैंक बैलेंस, और सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, ये हम लोग ये धन के क्या हैं, विभिन्न प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ मनी। अगर हम लोग बहुत पहले की बात करें, आज से करीब 180-100 साल पहले की, हम लोगों ने तो वो समय देखा है 60 वर्ष पहले, कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में या भारतवर्ष के अधिकांश क्षेत्रों में जो घर में जो अनाज रखा होता था उसे ही धन मानते थे, क्योंकि पहले बार्टर सिस्टम लागू था। किसी को कुछ चाहिए होता था तो उसके यहाँ जो अनाज रखा है, गेहूं जौ चावल वटेवर, वो जा करके वो दूसरे के यहाँ दे आया और उससे अपने जरूरत की वस्तु ले आया। तो वस्तु विनिमय पहले चलता था। अब सब चीजें बदल करके मुद्रा के रूप में आ गई हैं, है ना, इन द फॉर्म ऑफ रुपी। तो जो यानी कि घर में रखा हुआ अनाज पहले के जमाने में, वो भी जो है
सेकंड हाउस से विचार किया जाता था। अब वर्तमान संदर्भ में रखे इसको देखें, अगर रखे हुए अनाज को, तो इस तरह ले सकते हैं कि हमारे घर में जो कुछ भी इमीडिएट यूज के जो आर्टिकल्स हैं, जैसे किसी ट्रेडर की अगर हम लोग बात करें, बिजनेसमैन की बात करें, तो उसके पास जो रखा हुआ स्टॉक है ना, हमारे घर में रखा हुआ महीने भर का राशन पानी है, वो भी जो है सेकंड हाउस से देखा जाएगा। मतलब किसी का सेकंड हाउस अगर अच्छा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास धन की मात्रा और भोजन की मात्रा पर्याप्त उपलब्ध है, उसके शरीर को पोषण मिलता रहेगा, कोई उसे समस्या नहीं। ठीक है। अच्छा, धन के बारे में हम लोग समझ लें कि सेकंड हाउस को हाउस ऑफ पजेशन भी कहा गया है। पजेशन माने अपने अधिकार क्षेत्र पर आने वाली वस्तु। तो हमारे घर में जो भोजन आदि या जो कच्चा अनाज, दाल चावल, आटा, ये सब रखा हुआ, ये सब क्या है, हमारे पजेशन में है, ये अनाज है ना। और जो हमारे पास रुपया पैसा होता है, अभी हम लोगों ने यह चर्चा की कि धन के कितने स्वरूप हो सकते हैं। हम्म अब हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि चल संपत्ति की बात है क्या, चल संपत्ति की बात है। चल का मतलब ये हुआ मूवेबल मनी, कैश मनी, की जिस पैसे को हम इमीडिएट यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास जो घर में रखा हुआ कैश बैलेंस है घर में, और बैंक में जमा, बैंक का बैलेंस है, बैंक की एफडीआर है, हमारे शेयर्स हैं, हमारी सिक्योरिटीज हैं, हमारे जो गोल्ड आर्टिकल्स हैं, हमारे जो प्रेसियस स्टोन्स हैं, वट एवर आर्टिकल्स वी कैन यूज इमीडिएटली फॉर, मतलब जो हम अपने उपयोग में ला सकें, क्यों, शरीर के पोषण के लिए। सपोज आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है या कैश मनी नहीं है, और कहीं से मिलने की भी उम्मीद नहीं, तो आप अपने रखे हुए, आप अपने जो है गोल्ड आर्टिकल्स या आभूषण वगैरह बेचते हैं, और तुरंत उसका पैसा मिल जाता है, और ये सारी चीजें आपके अधिकार में होती हैं, है ना। तो इसलिए जब हम लोग सेकंड हाउस से धन का विचार करते हैं, तो इसका आशय ये होता है कि वह पैसा जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है, अधिकार क्षेत्र का मतलब है हम जिसको तुरंत उपयोग में ला सकें, वो चल संपत्ति ही होती है। अब चल संपत्ति के रूप में वाहन भी आते हैं, लेकिन वाहन तो इमीडिएट नहीं बिक पाता है ना। तो इसलिए जो है गोल्ड आर्टिकल, प्रेसियस स्टोन्स को ही जो है इसमें रखा गया है। और अचल संपत्ति जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज जो है, वो रखी गई है फोर्थ हाउस में। तो धन को आप लोगों ने समझ लिया। अब जहां तक भोजन की बात है, तो ऑल काइंड्स ऑफ भोजन, रखा हुआ अनाज तो है ही, क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में है। दूसरा, हम क्या भोजन करते हैं, भोजन को क्यों लिया गया। एक तो हम लोगों ने यह बताया कि भोजन जो है बॉडी के पोषण के लिए आवश्यक है, फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द बॉडी। दूसरा कहा गया है खाना पीना। इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे जब हम लोग विभिन्न भावों से अपने शरीर के विभिन्न अंगों का भी विचार करते हैं, हर भाव हमारे शरीर के किसी न किसी अंग को, बॉडी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे फर्स्ट हाउस हमारे हेड को, स्कल को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो सेकंड हाउस हमारे फेस को रिप्रेजेंट करता, इतने हिस्से को, है ना। और फेस में क्या क्या चीजें हैं, मुंह है ना, जीभ है, दांत है। मुंह को इसलिए प्राइमरली ले कि भोजन हम लोग मुंह से ही करते हैं, खाना पीना। जीभ से हम लोग टेस्ट लेते हैं, क्या टेस्ट का आप भोजन करते हैं, क्या टेस्ट का भोजन आपको पसंद है ना। और फिर कहा गया है कि दाहिना नेत्र, चेहरा हो गया ना, तो चेहरे में नेत्र भी आ जाता है। और चूंकि हम लोग का मुंह है, तो मुंह से बोलने की भी शक्ति, वाणी भी आती है। तो इसलिए जो है खाना पीना, भोजन, दाहिना नेत्र, चेहरा, और वाणी, बोलने की शक्ति, ये सब क्या है, सेकंड हाउस में इसीलिए ली गई है, क्योंकि चेहरा जो है, इन सारे जो अंग है, चेहरे के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं,
उनको जो है ये सेकंड हाउस डिनोट करता है। तो अब यहां अगर हम लोग थोड़ी सी बात करते जाएं, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा ग्रहों के बारे में पढ़ रखा है, समझ रखा है, तो ग्रहों का भी उपयोग हम लोगों को यहाँ करते रहना चाहिए। ग्रहों का उपयोग इस तरीके से करना है, सबसे पहले तो हमें जो है किसी भी भाव के एक स्थिर कारक के बारे में समझना है। फर्स्ट हाउस का स्थिर कारक हम लोगों ने सूर्य को समझा था, माना था सूर्य स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, सूर्य हमारी आत्मा है, जीवनी शक्ति है, शरीर को जीवनी शक्ति चाहिए। जो एक हमारे स्थिर कारक होते हैं, स्थिर कारक का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रथम भाव लग्न है, और लग्न में 1 से नंबर तक के 12 नंबर तक की कोई भी राशि हो सकती है। यानी हो सकता है किसी जातक की मेष लग्न हो जिसके स्वामी मंगल हैं, किसी जातक की वृषभ लग्न हो जिसके स्वामी शुक्र हैं, किसी जातक की मिथुन लग्न हो जिसके स्वामी बुध हैं, किसी जातक की कर्क लग्न हो जिसके स्वामी चंद्रमा है। अर्थात 12 लग्नों में 7 ग्रह जो है स्वामी हो सकते हैं। तो यानी लग्नेश तो बदलते रहेंगे, लग्न के स्वामी तो बदलते रहेंगे, लेकिन 1 से लेके 12 नंबर तक की राशियों के जो स्थिर कारक हैं लग्न के, वो सूर्य रहेंगे। ये हम लोगों को कारक के रूप में और भावेश के रूप में अंतर हम लोगों को करना है। भावेश कौन होता है? जो उस भाव की स्थित राशि का स्वामी होता है। और कारक क्या होता है? कारक एक ही होते हैं वो सबके लिए, चाहे मिस्टर ए का चार्ट हो चाहे मिस्टर बी का चार्ट हो। इस संसार में जितने भी लोगों के चार्ट हैं वो चाहे किसी भी लग्न के हों, लेकिन उन सब के लिए प्रथम भाव के कारक सूर्य ही रहेंगे। इसी प्रकार, अच्छा, अब प्रथम भाव के कारक में उन्होंने सूर्य को समझा, लेकिन जो अन्य जो दूसरे ग्रह हैं वो भी ना किसी किसी रूप में सपोर्ट करते हैं, शायद मैंने बताया होगा, फिर एक बार बता देते हैं। अब जैसे लग्न पर शुक्र का प्रभाव हो गया तो जातक सुंदर हो गया, उसका रंग साफ सुथरा हो गया, सुंदरता से जुड़े हुए शुक्र। बुध का प्रभाव हो गया तो जातक क्या है? वाचाल हो गया, बातचीत करने वाला हो गया, बुद्धिमान हो गया, थोड़ा स्मार्ट हो गया। गुरु हो गए, गुरु ज्ञान देंगे। शनि थोड़ा धीमापन देंगे, मंगल थोड़ा लड़ाई झगड़ा देंगे। तो ये सब अलग अलग प्रभाव उसके चलते रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो सेकंड हाउस है उसके स्थिर कारक कौन है? गुरु। गुरु को तो हम लोग बाद में समझेंगे, अभी खाली इतना जान लें कि गुरु इसके स्थिर कारक है। लेकिन अभी बीच बीच में जो कुछ चीजें आ रही हैं, जैसे धन, अभी हम लोगों ने सेकंड हाउस से धन के बारे में और भोजन के बारे में समझा। तो धन के कारक जो हैं अलग से 3 ग्रह होते हैं। एक चंद्रमा भी धन के कारक होते हैं, गुरु भी धन के कारक होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा है, और शुक्र भी धन के कारक होते हैं। अब तीनों में अंतर क्या है? देखिए, चंद्रमा की गति बहुत तेज है, चंद्रमा फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है। और हम लोगों ने यह भी समझा था कि चंद्रमा हमारी डे टू डे की जो एक्शन गतिविधियां हैं उसके ग्रह हैं। तो जो पैसा हम लोग दिन भर खर्च करते हैं, हमारे पास जो आता जाता रहता है ना, कहीं से हमारी अर्निंग हुई और कहीं हमने खर्च कर दिया। दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ, ये खरीदा वो खरीदा, यहां से आया वहां से आया। तो चंद्रमा क्या है? जो हम लोग डेली अपने पैसे जो खर्च करते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग है, छोटे छोटे, वहां बिजली का बिल जमा किया, किसी रेस्टोरेंट में वहां खाना खाया, किसी बस वाले को पे किया, किसी को पे किया, हाउस रेंट पे किया, ऑल दिस इज मून, क्योंकि जल्दी जल्दी चलने वाला पैसा। गुरु कौन से धन के कारक है? गुरु क्या है? जो हम पैसा एक धार्मिक प्रकार से धर्म पूर्वक कार्य करके, नियम पूर्वक कार्य करके जो हमें मासिक वेतन मिलता है, जो हम इसे धीरे धीरे जोड़ते रहते हैं बचा करके, गुरु उसके कारक है। मतलब गुरु ऐसे धन के कारक हैं जिससे हमें जो है हमारे आवश्यकताओं की नियम पूर्वक पूर्ति हो जाए।
हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई गलत काम, इलीगल काम ना करना पड़े। गुरु उस धन के कारक हैं जो सामान्यतः सबके पास होता है। और गुरु अगर किसी पत्रिका में वीक है तो इसका मतलब उसके पास धन की कमी है। ठीक है। शुक्र कौन से धन के कारक हैं? शुक्र जो विपुल धन के कारक कहा गया, यानी जो धन से धन बनाए। जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होते हैं, लाइक अडानी, अंबानी, हिंदुजा, या मतलब सो मैनी, टाटा, बिरला, इस तरीके के जो लोग हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं, है ना, तो उसके शुक्र कारक होते हैं। ठीक है। तो हम लोगों को धन के कारकों को समझा। तो चंद्रमा अगर अच्छा है तो इसका मतलब आपके पास डेली खर्च करने के लिए पैसा आता जाता रहेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है पैसा आप जोड़ ना पड़ पाए, इकट्ठा ना कर पाए। सेकेंड हाउस का इकट्ठा किए हुए पैसे का कारक है। जो धन हम लोग एकत्र करते हैं, बैंक बैलेंस क्या होगा, एफडी क्या होंगी, ये सब हमारा इकट्ठा किया हुआ पैसा है। ठीक है। अब बात आती है भोजन की, खाना पीना। इसके भी कारक चंद्रमा है। जैसा हम लोगों ने समझा, चंद्रमा फास्ट मूविंग है और चंद्रमा ही पोषण के सबसे बड़े कारक हैं। अभी हम लोग फोर्थ हाउस में इसको समझेंगे। तो डेली हम लोग जो भोजन करते हैं उसके भी जो है कारक चंद्रमा ही है। कभी हम क्या कहते हैं, खट्टा खाना पसंद, कभी मीठा खाना पसंद, कभी कड़वा खाना पसंद करते हैं। आज ये खा लो, कल वो खा लो। वो इसलिए होता है कि चंद्रमा फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं। ये जैसे जैसे जोडियाक में अलग अलग राशियों में जाते रहते हैं, अलग अलग नक्षत्रों में जाते रहते हैं, तो उसके लिए जो है वो हमारे टेस्ट वगैरह बदलते रहते हैं। और दूसरा क्या है, इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं कि चंद्रमा अगर जो है पीड़ित है, मतलब क्या हुआ, चंद्रमा पे अगर राहु के या शनि के प्रभाव हैं, तो हम लोग जानते हैं राहु और शनि थोड़े अदर कल्चर के प्लैनेट्स हैं, राहु विशेषकर। तो पर्सन क्या है, थोड़ा सा मतलब मदिरा, मांस, इस तरीके की चीजें जो है खाना पसंद करता है। गुरु का प्रभाव है चंद्रमा पर, तो वो थोड़ा मीठा खाना, सात्विक भोजन पसंद करता है ना। बुध का है तो थोड़ा अलग तरीके का पसंद करता है। शुक्र का प्रभाव खट्टा मीठा इस तरह पसंद करता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुंडली में चंद्रमा पर पड़ने वाले प्रभाव से हम लोग यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का भोजन पसंद करता है, या किस दिन इसने कौन सा भोजन किया होगा। चंद्रमा की गति के आधार पर यह बताया जा सकता है। और चंद्रमा के पीड़ित होने से, विशेषकर राहु शनि वगैरह से, क्योंकि सेकंड हाउस क्या है, मतलब उसका है खाने पीने के साथ साथ क्या है, जो लोग ड्रिंक्स वगैरह करते हैं ना, स्मोक करते हैं, वो भी जो है चंद्रमा के पीड़ित होने से ही पता लगता है। क्योंकि चंद्रमा क्या है, डेली रूटीन का प्लेनेट है, राइट। तो ये हो गया, धन हो गया, खाना पीना हो गया, भोजन हो गया। अब हम लोग तीसरी चीज देखिए, दाहिना नेत्र और चेहरा तो स्पष्ट चीजें, इसकी कोई ऐसी चीज नहीं है। अब हम लोग पहले फिर वाणी को समझते हैं। ये चलिए पहले कुटुंब को समझ लेते हैं। बॉडी के पोषण के लिए कुटुंब की भी जरूरत होती है, क्योंकि जैसे ही जातक का जन्म होता है उसे एक कुटुंब मिल जाता है। कुटुंब का मतलब क्या हुआ, जो हमारे ब्लड रिलेटिव्स, रक्त संबंधी परिवार। अब वर्तमान में हम लोग देखते हैं कि कुटुंब नाम की कोई चीज बची नहीं, अगर बची भी है तो बहुत छोटे स्तर की बची है। जो बड़ी फैमिलीज होती हैं, जो ऐसे ऐसे कुछ साल पहले तक रहती थी, वर्तमान में कुछ जगहों पर है, जिसमें जैसे पिताजी हैं, चाचा जी हैं, बाबा जी हैं, चाची जी हैं, बुआ जी भी हैं, है ना। ये जो लोग, जो ब्लड रिलेटिव्स एक घर में जो रहते हैं, उनको कहते हैं कुटुंब। वर्तमान में कुटुंब का जो स्वरूप है बहुत छोटा हो गया है। अब कुटुंब का स्वरूप कहाँ तक सीमित रह गया है, माता पिता तक, मतलब बच्चा है और माता पिता है। हो सकता है कोई भाई बहन भी हो अगर बच्चा बड़ा है तो कुटुंब का मतलब परिवार। तो जैसे ही जातक जन्म लेता है उसको एक माता पिता और एक परिवार के रूप में कुटुंब मिलता है। तो सेकंड हाउस से कुटुंब भी देखा जाता है।
अब देखा जाने का क्या मतलब हुआ? देखा जाने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जैसे समझा था कि शनि क्या करते हैं, शनि कमी करते हैं, है ना, धीमा करते हैं। तो अगर सेकंड हाउस में शनि का प्रभाव है तो हमारा परिवार छोटा होगा। गुरु को हम लोगों ने समझा था गुरु विस्तार करते हैं, अगर गुरु का प्रभाव है तो हमारा कुटुंब बड़ा होगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग ग्रह जो हैं थोड़ा अलग अलग प्रभाव देते हैं, लेकिन कुटुंब का छोटा या बड़ा होना डिपेंड करता है, छोटा माने शनि, बड़ा माने गुरु। गुरु क्या है, विस्तार के कारक है, तो कुटुंब का भी वो विस्तार कर देंगे। राइट। अब इन ग्रहों का और क्या प्रभाव ले सकते हैं? अब मान लीजिए मंगल या सूर्य जैसे ग्रह हैं, तो सूर्य भी अगर अच्छे हैं तो कुटुंब में हमारे बाबा जी और बड़े लोग जीवित हैं। चल, क्योंकि सूर्य क्या है ना, पिता है, पिता के पिता है, मतलब आदि हैं, आदित्य है ना, आदि से लेकर अंत तक, तो काफी बड़े पूर्वज। अगर सूर्य अच्छा है तो हमारे कुटुंब में और बड़े बड़े लोग, हमारे बाबा जी और उनसे बड़े लोग जीवित हैं। हम्म बुध है तो छोटे बच्चे, रिलेटिव्स भी हमारे पास कुटुंब में ज्यादा हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं ग्रहों को। अब कुटुंब हो गए, अब आती है वाणी, बोलने की शक्ति। देखिए, सेकंड हाउस जो है, जब बच्चे का शरीर का पोषण होता है या बच्चा जब थोड़ा सा चेतन होता है, समझना शुरू करता है, तो वो किसे वाणी के माध्यम से सबसे जल्दी समझना शुरू करता है। आप बोलते हैं और उससे वो सीखता है ना, इशारे समझता है वो। और फिर क्या है, जब बॉडी सस्टेन होती है, थोड़ी सी और ग्रो करती है, तो बच्चे बोलना भी शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेकंड हाउस से जो है वो वाणी का स्थान लिया गया है। अब ये वाणी बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। वाणी से ही का ही संबंध जो है विद्या से भी है। तो हम लोग वाणी और विद्या को एक साथ लेकर के समझने की कोशिश करेंगे। वाणी का मतलब ये हुआ कि वह वाणी जो बच्चा बोलता है और वह वाणी भी जो बच्चा सुनता है या कोई भी व्यक्ति सुनता है। तो जो एक सर्टेन स्टेज तक जो कुमार अवस्था होती है, क्योंकि हर भाव की आयु भी बड़ी बटी हुई है कि किस समय से किस समय तक का किस भाव से देखेंगे। तो जन्म का तो हो गया, लग्न से 2-4 महीने तक, उसके बाद हो गया जब बोलने लगा, हाथ पैर चलने पहचानने लगा, तो वो सेकंड हाउस आ गया। तो बच्चा वाणी के माध्यम से ही परिवार की परंपराओं को सीखता है और वो वाणी के माध्यम से बोलता है। तो जो कुछ भी वो सीखना होता है, वो सब क्या है, उसकी लर्निंग जो है वो विद्या में काउंट होती है। अगर हम लोग इसको और थोड़ा विस्तार दें तो पहले के समय में, पहले पुस्तकों का जो है प्रचलन बहुत कम था। आचार्य लोग वाणी के माध्यम से ही शिक्षा देते थे, है ना, श्रवण, सुनना और बोलना। और पूरा जो है एक अच्छा खासा अध्ययन या पूरा जीवन जो है बोलते सुनते वाले, बोलने और सुनने वाले ही अध्ययन में निकल जाता था। इसीलिए सेकंड हाउस को विद्या का भी घर लिया गया है। श्रवण और बोलने और सुनने से जो कुछ भी हम लोग सीखते हैं, अब जैसे आजकल चल रहा है एबीसीडी सुनाओ, टेबल सुनाओ, गिनती सुनाओ, पोएम सुनाओ, व्हाट इज दिस? इससे पता लगता है कि बच्चा कितना होशियार है। उसने सुना दिया तो होशियार है, नहीं सुना पाए शर्मा रहा है, वॉट एवर इट में बी। तो इससे जो है बच्चे की होशियारी, इंटेलिजेंस का ही पता लगता है। और इसको बड़े रूप में देखें तो जो इवन की जो मेच्योर्ड पर्सन है, वो भी, उनकी वाणी भी ये बताती है कि वो कितने योग्य हैं, कितने सभ्य हैं वो। आजकल जैसे उनकी बहुत चर्चा है, जिसका हम लोग देखते हैं, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, एस जयशंकर ही कह लें, प्रसाद आई डोंट नो। तो अखबार में वगैरह मैं देखता रहता हूं, तो देखिए वो क्या है कि उनके बहुत चर्चे हैं, वो बहुत कम बोलते हैं।
जितना बोलते हैं बड़ा नपा तुला बोलते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी स्ट्रेटेजी, उनका माइंड सब अप्लाई करता है। तो किसी को नहीं मालूम कि वो कितना पढ़े लिखे हैं, क्या हैं। ये हम लोग जानते हैं, वो वॉज एन IAS IFS वॉट एवर इट में भी, लेकिन उनकी योग्यता जो है उनके द्वारा बोले गए चंद वाक्यों या शब्दों से ही समझ में आ जाती है। तो वाणी हमारे व्यक्तित्व को भी दर्शाती है। तो सेकेंड हाउस अगर बहुत अच्छा है, अब अच्छे का क्या मतलब हुआ, एक एक चीज के संदर्भ में हम लोग समझते हैं, हम पहले वाणी के संदर्भ में समझते हैं। तो सेकेंड हाउस के स्थिर कारक तो गुरु हैं, लेकिन वाणी के लिए कारक बनते हैं बुध। हम लोगों ने समझा है बुध जो है प्लेनेट ऑफ स्पीच भी है ना, रीडिंग राइटिंग लर्निंग स्पीच के प्लेनेट बुध है, बुध टाकेटिव है। और एक चीज यहां हम आपको क्लियर कर दें कि हर भाव में कोई ना कोई राशि तो होती है। 12 राशियां 12 भाव हैं। राशियों के बारे में हम लोगों ने ज्यादा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन इतना जानते हैं कि जल तत्व की राशियां कौन सी होती हैं। किसी को याद है जल तत्व की राशियां? चलिए मैं बता देता हूं। 4 8 12, कर्क, वृश्चिक और मीन, ये जल तत्व की राशियां हैं। इन राशियों को म्यूट साइन भी कहा गया है, MUT म्यूट। हिंदी में कहें तो मूक, यानी ना बोलने वाली। क्यों? क्योंकि पानी की आवाज जो है वो अस्पष्ट होती है, और उसमें जो उसकी अस्पष्टता में वो दूसरी चीजें भी नहीं सुनाई देती हैं। तो हमने जो वाटरी साइन की बात की, इनको म्यूट साइन कहते हैं या मूक राशियां कहते हैं। ठीक है, सेकंड हाउस है। अगर सेकंड हाउस में जैसे हमारी मिथुन लग्न है, तो सेकंड हाउस में हमारी वाटरी साइन कर्क आ जाएगी। हमारी अगर तुला लग्न है तो सेकंड हाउस में वाटरी साइन वृश्चिक आ जाएगी। हमारी अगर कुंभ लग्न है तो सेकंड हाउस में वाटरी साइन मीन आ जाएगी। तो सेकंड हाउस में वाटरी साइन हो, वाटरी साइन क्या, म्यूट। और साथ में क्या हो जाए कि बुध ग्रह जो है वो भी थोड़ा पीड़ित हो जाए। पीड़ित कैसे हो जाए कि शनि राहु मंगल केतु ये सब घेर ले। शनि क्या है, वैसे ही कम है और धीमा है। शनि का प्रभाव हो जाएगा तो जातक धीमे धीमे बोलेगा, रुक रुक करके बोलेगा, देर में बोलेगा। केतु हकलाते हैं। राहु भी जो धीरे धीरे मतलब स्लो करके राहु भी हकलाना दे देते हैं, लेकिन केतु ज्यादा हकलाते हैं। राहु धीमे धीमे बोलने की बात करते हैं, प्लानिंग करके सोच सोच के आदमी बोलता है। मंगल क्या करेंगे, तीखा बोलेंगे, तेजी से बोलेंगे। गुरु बोलेंगे तो सौम्य बोलेंगे, जिम्मेदारी वाली बात करेंगे। शुक्र होंगे तो थोड़ा और जो है आकर्षक वाणी होगी उनकी, थोड़ी सी मतलब गायन वादन टाइप की, इस तरीके की, है ना। तो ये जो है इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों का प्रभाव हम लोग देखते हैं। हाँ, सेकंड हाउस से क्या है, जो अब क्या है, कोई बहुत अच्छा वक्ता है। आप लोग देखते होंगे टीवी वगैरह में देखते हैं, कुछ एंकर्स होते हैं, कुछ और जो सोशल पर्सन्स होते हैं, वो बिल्कुल धारा प्रवाह बोलते हैं और बहुत अच्छे शब्दों का भी चयन करते हैं। उनकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है, ना शब्दों के क्रम में गड़बड़ी होती है, ना जबान लड़खड़ाती है, कुछ नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बुध, वाणी उनकी बहुत अच्छी है, बुध का बड़ा अच्छा प्रभाव है। हम्म। सॉरी मैं गलत वो एक चीज बताना भूल गया बीच बीच में, कि वाटरी साइन क्या होता है, हमारी वाणी में दोष उत्पन्न करती है। तो वाटरी साइन मतलब सेकंड हाउस पीड़ित हो, शनि मंगल राहु केतु जैसे ग्रह बैठे हो, बुध भी पीड़ित हो जाए, तो जातक जो है थोड़ा सा हकला करके बोलेगा, वाणी दोष हो जाता है। कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ बच्चे गूंगे पैदा होते हैं, तो सेकंड हाउस और बुध बहुत पीड़ित हो जाते हैं वहां पर। राइट। एक चीज और यहां जोड़ दें, जब राशियों की बात चल रही है, तो जिस तरह 4 8 12 हमारी जो है वाटरी साइन है, म्यूट है, मूक है, उसी प्रकार से 3 7 11 को वोकल साइन कहा गया है। अब वोकल की हिंदी नहीं मुझे याद आ रही है, वोकल साइन कहा गया है। तो जो वायु तत्व की जो राशियां हैं
उनकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी होगी, धारा प्रवाह अच्छा होगा, है ना। और जो इनकी राशियां हैं, अग्नि तत्व की राशियां हैं, थोड़ा तीखी हो जाएंगी, वचन वाणी थोड़ी तीखी हो जाएगी। पृथ्वी तत्व की राशियां हैं तो जातक अपने मतलब की ही बात करेगा, है ना। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग कह रहे थे कि जो बड़े धारा प्रवाह वाणी वाले लोग होते हैं, प्रवचनकर्ता होते हैं, आजकल बहुत कथावाचक भी होते हैं, कुछ लोग सोशल, तो इन सब में क्या है, बुद्ध का और गुरु का बहुत अच्छा प्रभाव रहता है। कथावाचक माने धर्म जुड़ा हुआ है तो गुरु साथ जुड़ गए, है ना। और अगर शुक्र है तो वो सिंगिंग में चला गया, डायलॉग बाजी में, सिंगिंग में कह लीजिए। चंद्रमा और शुक्र क्या सिंगिंग दे देते हैं, क्योंकि शुक्र जो है सुंदरता के कारक है, सिनेमा हॉल मतलब से रिलेटेड चीजों के कारक है, और चंद्रमा तो सब में जुड़े ही रहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये वाणी के बारे में समझ सकते हैं। तो अब नेत्र की बात आ जाती है, क्योंकि चेहरा है, सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है, तो नेत्र भी जो है इसमें आ जाएंगे। नेत्रों में क्या होता है, देखिए नेत्रों के कारक ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा रोशनी है ना, ल्यूमिनरीज हैं। और आंखों से हम लोग, आंखों को देखने के लिए रोशनी चाहिए, ऑब्जेक्ट पे रोशनी पड़नी चाहिए, ठीक है। तो जो ल्यूमिनरीज होती हैं वो आंखों के कारक होते हैं। अब इन्होंने दाहिना नेत्र लिया है, क्योंकि लग्न से दाहिने हाथ पर हमारा सेकंड हाउस पड़ता है, और 12वें भाव को इन्होंने बायां नेत्र ले लिया है। तो वो अलग अलग हम लोग समझते रहें, कोई बड़ी चीज नहीं है उसको समझना। तो नेत्रों के कारक कौन हो गए, ल्यूमिनरी सूर्य और चंद्रमा। शुक्र को भी लिया गया है, शुक्र आंखों की सुंदरता के कारक हैं, और हमारी जो एक्चुअली रेटिना है ना, उसके भी कारक शुक्र होते हैं। तो अगर इनमें कोई सूर्य चंद्रमा पीड़ित हो जाए, वही राहु शनि मंगल से सेकंड हाउस पीड़ित हो जाए, तो आंखों की परेशानी हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। अब एक शब्द आया है पत्रिका। पत्रिका माने, अब पत्रिका लिखना, पत्रिका माने चिट्ठी, पत्रिका लिखना और पत्रिका पढ़ना ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब लिखने की बात आएगी तो हम लोग थर्ड हाउस की बात करेंगे, और पत्रिका जब पढ़ी जाएगी, पहले क्या मैसेज आए, पत्रिका पढ़ करके सुनाओ, है ना। तो पत्रिका पढ़ना, पत्रिका मतलब चिट्ठी पढ़ना, चिट्ठी आपकी आई, कोई पढ़ करके आपको सुनाएगा, या आप उसे पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे कैसे, जोर जोर से पढ़ेंगे, बोल बोल के पढ़ेंगे। तो इसलिए पत्रिका को भी जो है सेकेंड हाउस से विचार करने के लिए रखा गया है, राइट। और मैं एक आध चीज देख लेता हूँ क्या क्या और विशेष चीज रखी गई है सेकंड हाउस से। हम्म। अब ये चीज कही गई है, जैसे धन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो मतलब एक लिखा गया गरीबी या अमीरी, तो पता लग जाएगा सेकंड हाउस अच्छा है तो आदमी अमीर होगा, खराब है तो जातक के पास पैसा कम होगा। वैसे सेकंड हाउस धन का एक भाव है, धन के भी और भी भाव है, 11th हाउस भी आएगा, उसको भी देखेंगे हम लोग। लेकिन ये हम लोगों को इतनी चीजें हम लोग सेकंड हाउस से देखते हैं, जिसकी लॉजिक आप लोगों ने समझ ली है। अब एक चीज रह गई है, सेकंड हाउस के स्थिर कारक गुरु। गुरु को हम लोग और समझ लें, क्योंकि वाणी के लिए हम लोगों ने बुध को समझ लिया, खाने पीने के लिए हम लोगों ने चंद्रमा को समझ लिया, आंखों के लिए हम लोगों ने जो है सूर्य और चंद्रमा को समझ लिया, धन के लिए चंद्रमा और गुरु, इन सबको समझ लिया। सेकंड हाउस के स्थिर कारक जो है गुरु है। गुरु क्या है, गुरु देखिए हम जाते हैं धार्मिक है, आध्यात्मिक है। गुरु माने सबसे अच्छे, जो नियम पूर्वक चलते हैं, जिनके पास आचरण है ना, जो नियम कानूनों को मान के चलते हैं, जो के पास सब कुछ अच्छा है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम चीज को, अच्छाई को धन पर अप्लाई करें, तो कौन सा धन, जो नियम पूर्वक अच्छे तरीके से, आध्यात्मिक तरीके से जो कमा करके जो जोड़ा गया धन, वह धन, ठीक है ना। कुटुंब की बात करें तो कुटुंब का मतलब ये होगा, कुटुंब भी जो है धार्मिक जीवन व्यतीत करे, मतलब वहां पर हमारी जो परंपराएं हैं, पूजा पाठ को अगर हम लोग ना भी करें, तो कम से कम जो एक अच्छाई देने वाली चीजें हैं कि सच बोलो, गलत काम मत करो,
यह मत करो, वो मत करो, किसी को दुर्वचन मत कहो। तो ये सब कौन सिखाता है? कुटुंब के लोग सिखाते हैं। तो इसीलिए सेकंड हाउस को हाउस ऑफ मोरल वैल्यूज भी कहा गया है, क्योंकि बच्चे को अच्छी चीजें सिखाना, इसीलिए गुरु को सेकंड हाउस का कारक कहा गया है। गुरु हमेशा अच्छी चीजें सिखाते हैं। तो बच्चे को हम लोग सिखाते हैं ना, ये बड़े लोग आए, इनका पैर छुओ, भगवान जी के हाथ जोड़ो, आरती करो, पूजा करो। तो वैल्यूज हम लोग देते हैं बच्चे को, है ना। तो इसीलिए सेकंड हाउस को हाउस ऑफ मोरल वैल्यूज भी कहा गया है। इसीलिए जो है, और मोरल वैल्यूज हमेशा गुरु से रिप्रेजेंट होती हैं, क्योंकि मोरल है वो, वैल्यूज माने अच्छी चीजें। तो इसलिए जब कुटुंब की बात करते हैं तो वहां गुरु का ये रोल होता है कि कुटुंब जो है धर्म पूर्वक आचरण करे और बच्चे को धर्म पूर्वक आचरण सिखाए और उसे वैसी वैल्यूज दे, संस्कार जिसे कहते हैं। हाँ, अगर हम लोग वाणी की बात करें तो वाणी में गुरु कैसे अप्लाई होते हैं? गुरु क्या है? आचार्य है, धर्म है, धार्मिक है, ज्ञान है। तो वाणी का जिम्मेदारी से बोलना, गंभीरता से बोलना, वाणी का एक शब्द भी बेकार ना जाना, है ना। क्योंकि जो आप बोलेंगे उसी से आपके व्यक्तित्व को का पता लगेगा। तो गुरु मतलब है बिल्कुल सच बोलना, सही बोलना, संतुलित बोलना, हम्म, और गंभीरता से बोलना, जिम्मेदारी से बोलना, ये सब क्या है? गुरु, राइट। और अगर हम लोग बात करें, विद्या की बात करें, तो ज्ञान के कारक गुरु हैं ही हैं। कौन सी विद्या लेना? जिससे लोगों का भला हो सके, समाज का, ऐसी विद्या ग्रहण करना, राइट। तो ये सब चीजें इस तरीके से हम लोग गुरु पर अप्लाई करते हैं। चलिए, तो ये हमने सेकंड हाउस के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताया।